Today we will discuss environment PYQ of 2024 for UPSC Prelims Civil Services Examination. 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट सेक्शन से टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं 14 क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the Rainforest Alliance, an international non-profit organization, consider the following statement। ये क्वेश्चन रेन फॉरेस्ट अलायंस जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड है एंड इससे रिलेटेड यहाँ पर टू स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1, इट वर्क्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड बाय ट्रांसफॉर्मिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। रेन फॉरेस्ट अलायंस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वर्क करता है, साथ ही लैंड यूज प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करके सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इंश्योर करता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडियन एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेन फॉरेस्ट अलायंस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक एजेंसी है। दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Statement 1 is correct. The Rainforest Alliance is a global non-profit focused on intersectional issues of environment and economy. Environment and economy से related issues पर ये organization focus करता है। Their goal is to make responsible business the new normal through their certification program, which promotes sustainable farming and forestry. Statement 2 is incorrect. It is an agency of the UNEP. It is not an agency of UNEP. UNEP United Nations Environment Program का ये कोई एजेंसी नहीं है। It was founded in 1987 as an independent NGO headquartered in New York. रेन फॉरेस्ट अलायंस एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। 1987 में इसको फाउंड किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। while they may collaborate with UN bodies, they remain a private international entity। UN बॉडीज के साथ ये कोलैबोरेट कर सकता है, बट अभी भी ये प्राइवेट इंटरनेशनल एंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Lions are the only cats that live in a group called prides। कैट की स्पीसीज में ओनली लायंस ही हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, और इनका जो ग्रुप होता है दिस इज नोन एज प्राइड्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन अ प्राइड इट इज द मेल्स दैट डू मोस्ट ऑफ हंटिंग फॉर द ग्रुप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यादातर हंटिंग जो करते हैं वो मेल लायन ही करते हैं। दिस इज रॉन्ग। फीमेल लायन हंटिंग करते हैं। Statement 3, high-ranking lions and lineage can be identified the size of their manes। This statement is also wrong. So correct answer is A, one only. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is correct. Unlike tigers or leopards, which are solitary, lions are highly social and live in organized group called prides। टाइगर एंड लेपर्ड जो कि सॉलिटरी लाइक करते हैं, इन्हें अकेला रहना पसंद होता है। लायन एक ऐसा एनिमल है, एक सोशल एनिमल है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और इनका जो ग्रुप होता है दिस इज नोन एज प्राइड्स। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इन अ प्राइड द लाइनिज फीमेल आर द प्राइमरी हंटर्स। प्राइड में लाइनिज इट मीन्स फीमेल जो होती हैं वो प्राइमरी हंटर होती हैं। दे वर्क कोऑपरेटिवली टू टेक डाउन प्रे, while male primarily protect the pride's territory। मेल लाइन जो होते हैं वो प्राइड्स टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ओनली मेल लायंस है मेंस। ओनली मेल लायंस के अंदर ही मेंस होता है। मेंस मीन्स उसका जो नेक पर हेयर वगैरह होते हैं दिस इज नोन एज मेंस। मेन साइज एंड डार्कनेस आर इंडिकेटर ऑफ एज, टेस्टोस्टेरोन level and health, but they are not used to rank lineage as female don't have males at all।
मेल लायंस के ऊपर जो मेंस होता है, ये इस मेंस का साइज एंड डार्कनेस इनकी एज, टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड हेल्थ को इंडिकेट करता है। फीमेल लायन के नेक पर ये मेंस नहीं होते हैं। मोर अबाउट लायंस, लायन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। साइंटिफिक नेम पैंथोरा, primarily found in African grassland and India's गिर फॉरेस्ट। ज़्यादातर ये अफ्रीकन ग्रासलैंड और इंडिया के गिर फॉरेस्ट में फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एज एपेक्स प्रीडेटर्स विद नो नेचुरल एनिमीज, दे आर नोन एज किंग ऑफ द बीस्ट, किंग ऑफ बीस्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। दे आर वल्नरेबल विद अप्रोक्सीमेटली 23,000 लेफ्ट इन द विल्ड, फेसिंग थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हैबिटेट लॉस। अप्रोक्सीमेटली 23,000 इनका पॉपुलेशन अभी भी है अर्थ पर। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इनके बिफोर बहुत ज़्यादा थ्रेट क्रिएट हुआ है। रोवर, अ लायंस रोवर इज इनक्रेडिबली लाउड, रीचिंग 114 decibels, almost as loud as a chainsaw, and can heard from up to 5 miles. It means about 8 किलोमीटर अवे। लायंस का जो रोअर होता है वो इनक्रेडिबली लाउड होता है। इसका लाउड है 114 डेसिबल के इक्वल होता है। अबाउट 5 मिल्स, 8 किलोमीटर अवे भी इसको हियर किया जा सकता है। की प्रोडक्शन स्टेटस डिटेल, लायंस के लिए प्रोडक्शन क्या क्या गिवन किया गया है। आईसीयूएन रेड लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है। वल्नरेबल, आई आईयूसीएन रेड लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में इसको प्लेसिंग किया गया है, जो कि एक जनरल कैटेगरी है। एशियाटिक सब स्पीशीज जो है लायन का, उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस गिवन किया। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर वेरियस कैटेगरी होती है। सबसे नीचे जो होती है वो थ्रेटन्ड स्पीशीज होती है, उसके बाद वल्नरेबल, उसके बाद एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सब कैटेगरी इसके अंदर होती हैं। बट अभी वल्नरेबल कैटेगरी में, जो कि एक जनरल कैटेगरी है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में इसको प्लेस किया गया है। एशियाटिक प्रोहिबिट कॉमर्शियल ट्रेड, किसी भी स्पीसीज को अगर साइट्स अपेंडिक्स 1 में प्लेसिंग किया जाता है, देन उस स्पीसीज का कॉमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सो लायन को भी साइट्स अपेंडिक्स 1 में प्लेस गिवन किया गया और इसका कॉमर्शियल ट्रेड नहीं किया जा सकता। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को शेड्यूल 1 में भी लायन को प्लेस गिवन किया गया है। इंडिया एशियाटिक लायन प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। इंडिया ने भी स्पेशली एशियाटिक लायन इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया ने भी लायन को हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन गिवन किया हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 शेड्यूल 1। Population trend, while African lions are declining, the Asiatic lion population in Gujarat Gir National Park has increased to 891 as of 2025। अफ्रीकन लायंस का नंबर डिक्लाइन हो रहा है, जबकि एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन स्पेशली गुजरात गिर नेशनल पार्क के अंदर इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। 2025 में 891 लायन इस पार्क के अंदर थे। थ्रेड, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये कुछ इसके थ्रेट, इसके बिफोर थ्रेट है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, लायन को कंजर्व करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। प्रोजेक्ट लायन लॉन्च इन इंडिया ऑन अगस्त 15 2020 टू सिक्योर, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर हैबिटेट। लायन के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने, रीस्टोर करने के लिए, लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इंडिया में 15 अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA फॉर्म टू कंजर्व बिग कैट्स थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू बिग कैट को कंजर्व करने के लिए IBCA फॉर्म किया गया। मैनेजमेंट इनिशिएटिव इंक्लूड वैक्सीनेटिंग लायंस, सिक्योरिंग वेल्स एंड कंपेंसेशन फॉर लाइव स्टॉक लॉसेस। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया लेवल पर या ग्लोबली टेकिंग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1,
It was adopted at the 15th Conference of Parties (COP15) to the Convention on Biological Diversity (CBD). Uh, uh, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) के अंडर जो COP15 हुआ था, वहां पर ये एडॉप्ट किया गया था. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Statement second, it includes a target to protect at least 30% of the world's land, inland water, coastal areas and oceans by 2030. 30 multiply 30 का टारगेट इसके अंडर सेट किया गया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. कर्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो एडॉप्ट किया गया था, वो COP15 ऑफ कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) के अंडर जो COP15 हुआ है, बिकॉज COP15 भी अलग अलग होते हैं. अभी जो यहाँ पर जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, बट यहाँ पर CBD कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर इसके कॉप अलग होते हैं. तो इसका COP15 जो था, वहां पर कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पर टारगेट सेट किया गया था कि 2030 तक 30% वर्ल्ड्स लैंड, इनलैंड वाटर, कोस्टल एरियाज एंड ओशंस को प्रोटेक्ट करना है. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. The GBF means Global Biodiversity Framework. The GBF was indeed adopted in December 22 during the second part of COP15 held in Montreal, Canada. मॉन्ट्रियल कनाडा का एक प्लेस है. यहाँ पर 2022 में COP15 कंडक्ट किया गया था, जो कि सेकंड पार्ट था COP15 का. और यहाँ पर ये GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया गया था. इसका जो प्रेसिडेंसी किया था, वो चाइना ने किया था, बट ये जो कंडक्ट किया गया था GBF, ये समिट जो कंडक्ट किया गया था COP15 का, ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर किया गया था. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. One of the most famous Target 3, is the 30 multiply 30 target, which aims to ensure that by 2030, at least 30% of area of degraded terrestrial in inland water and coastal and marine ecosystem are under effective restoration. इसमें जो टारगेट सेट किए गए, मेनली टारगेट 3, 30 multiply 30 टारगेट है, और जिसका मीनिंग ये है कि 2030 तक about 30% area of degraded terrestrial, inland water and coastal and marine ecosystem को रिस्टोर करना है. की एलिमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड की एलिमेंट्स क्या क्या रहे हैं? 4 गोल्स फॉर 2050. 2050 तक के लिए इसके अंडर 4 गोल्स सेट किए गए थे. फोकस ऑन इकोसिस्टम इंटीग्रिटी. इकोसिस्टम इंटीग्रिटी भी इसमें सेट किया गया. सस्टेनेबल यूज, बेनिफिट शेयरिंग एंड फाइनेंसिंग. 23 टारगेट फॉर 2030. 2030 के लिए यहाँ पर कुछ टारगेट सेट किए गए. 50 के लिए गोल सेट किए गए. 2030 के लिए 23 टारगेट सेट किए गए. दीज इंक्लूड, कौन कौन से टारगेट इसके अंदर सेट किए गए? दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द 20 30 टारगेट. टारगेट नंबर 3 है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन रिस्क. टारगेट नंबर 7 है मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी. ये कुछ इसके टारगेट थे. इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. Parties are required to update national biodiversity strategies and action plan and submit national uh, reports to track progress. जो भी प्रोग्रेस हुआ है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट इसके अंडर सबमिट की जाएगी. फंडिंग. द फ्रेमवर्क एम्स टू क्लोज द $700 billion annual biodiversity finance gap. Key areas. It addresses the drivers of biodiversity loss, including agricultural practices, pollution, and the sustainable use of natural resources. Question number 4. Which one of the following is an invasive species that has spread extensively in the wildlife habitat of India, particularly in the Western Ghat and Sola forest? Particularly in Western Ghat and Sola forest में कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज स्प्रेड हो रही है, जो कि वहाँ के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रही है? यहाँ पर
जितने भी ऑप्शंस गिवन है सभी इन्वेजिव स्पीसीज हैं, बट स्पेशली वेस्टर्न घाट एंड सोला फॉरेस्ट में जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो सेना स्पेक्टेबलिस है। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। सेना स्पेक्टेबलिस, this invasive tree species native to South Central America has become a major threat to biodiversity of the Western Ghats, especially Wayanad Wildlife Sanctuary and Sola Forest, as it outgrown native trees and reduced fodder for herbivores. सेना स्पेक्टेबलिस जो इनविजिव स्पीसीज है वेस्टर्न घाट के अंदर, ये साउथ या सेंट्रल अमेरिका की नेटिव स्पीसीज रही है, बट वेस्टर्न घाट स्पेशली वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोला फॉरेस्ट के लिए इसने एक मेजर थ्रेट क्रिएट किया है, बिकॉज इसने यहाँ की नेटिव स्पीसीज को आउटग्रो किया है एंड हर्बीवोर्स के लिए फॉडर को रिड्यूस किया है। अदर ऑप्शंस while Lantana camara and Prospis juliflora are also major invasives in India. Senna spectabilis was specifically in the news in 2023-24 for its devastating impact on solar forest ecosystem. Question number 5. With reference to the red sandars, consider the following statement. रेड सैंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, it is a tree species endemic to distinct tract of forest in South India. रेड सैंडर्स एक ट्री स्पीसीज है जो कि साउथ इंडिया के डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट में तक ही एंडेमिक है। दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, इट इज करंटली क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस गिवन किया गया है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में अगर किसी स्पीसीज को प्लेस गिवन किया जाता है देन उसका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड प्रोहिबिट कर दिया जाता है। So let's discuss the detail of this question. Red Sandals is endemic to the Eastern Ghat mountain range of South India. रेड सैंडर्स साउथ इंडिया के ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज तक ही एंडेमिक है, स्पेशली आंध्र प्रदेश में ये इसके ट्री वगैरह मिल जाएंगे। इट वाज reclassified from near threatened back to endangered in 2022 due to heavy smuggling and habitat loss. बिकॉज रेड सैंडर्स का हैवी स्मगलिंग हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। यही वजह है कि 2022 में इसको अगेन नियर थ्रेटन्ड से एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस किया गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर वेरियस कैटेगरीज होती हैं और उसमें थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट पहले ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में था। थ्रेटन्ड कैटेगरी में अगर कोई स्पीसीज है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पीसीज के लिए डेंजर नहीं है, बट अगर इसको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया तो इसका मीनिंग है कि इसका बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज विल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज चीता का जिस तरह से इंडिया में री इंट्रोडक्शन किया गया है, यह वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज विल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, the cheetah were introduced to Kuno National Park because it has a grassland long-lived pine forest ecosystem suitable for their habitat. This statement is wrong. So correct answer is A, one only. Let's discuss the detail of this question. Statement 1 is correct. As it is a first of its kind project between Africa and India. अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड एशिया कॉन्टिनेंट के बिटवीन ये इस टाइप का पहला प्रोजेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट because Kuno National Park consists of a dry deciduous forest and open grassland, not long-lived pine forest, which are found in Himalaya. Kuno National Park के अंदर यहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है एंड ओपन ग्रासलैंड है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जैसा कि लिखा है लॉन्ग लिव पाइन,
यहाँ लिखा हुआ कि लॉन्ग लीफ पाइन यहाँ पर पाया जाता है कूनो नेशनल पार्क में, बट ऐसा नहीं है। लॉन्ग लीफ पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ओनली हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ये डिटेल अबाउट Kuno National Park. Kuno National Parks related to important points. Location situated in a Sopur and Sipur district of MP, covering a total area of about 748 to 900 square kilometer. Kuno National Park MP के अंदर सिचुएटेड है। अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। चीता प्रोजेक्ट इन September 2022, cheetah were reintroduced here from South Africa and Namibia to rehabilitate them in India. Wildlife and biodiversity home to 33 mammal species such as leopard, चीतल, सांबर, नीलगाय, over 200 bird species and diverse reptiles यहाँ पर मिल जाएंगे। Vegetation the park consists of a dry deciduous forest dominated by Kadai, Salai and Kher trees. कोनो नेशनल पार्क के अंदर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर टू मार्च इसके लिए बेस्ट है विजिट करने के लिए। द पार्क इज क्लोज ड्यूरिंग मानसून सीजन। मानसून सीजन में कोनो नेशनल पार्क क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a species of butterfly that has been recently designated as the state butterfly of the Himalayan state? यहाँ पर कुछ बटरफ्लाई स्पीसीज गिवन है और उस स्पीसीज का नाम बताना है जो कि हिमालयन स्टेट के द्वारा एक हिमालयन स्टेट है जिसने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया। करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज केसर ए हिंद को हिमालयन स्टेट के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने केसर ए हिंद बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव द लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड केसर ए हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशली कैबिनेट ने यहाँ पर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड केसर ए हिंद बटरफ्लाई को एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। द ब्लू मोरमोन इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र। ब्लू मोरमोन महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, microplastics are defined as plastic particles less than 5 mm in diameter। माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक होते हैं जिनका डायमीटर 5 mm से लेस है, जिनका डायमीटर 5 mm से लेस है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड, they can be found in marine environment, remote mountain lakes and even in human blood streams। this statement is also correct, so correct answer is C, both 1 and 2। Let's discuss the detail of this question. Statement 1 is standard scientific definition. Statement 2 is correct as recent studies have confirmed the presence of microplastic in human bloods, lungs, and the most remote parts of the planet. Question number 9. With reference to saltwater crocodiles, consider the following statement. Saltwater crocodiles related question है, statement given है। Statement 1, they are the largest of all living reptiles। all living reptiles में ये largest हैं, this is true। Statement second, in India they are found only in भितरकनिका नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा। ये ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में ही यहाँ only लिखा हुआ है, so this statement is wrong। so let's discuss the detail of this question। Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect because only is a restrictive word। They are also found in the Sundarban, West Bengal and Andaman and Nicobar Island। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो हैं वो सिर्फ ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में ही नहीं बल्कि ये वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में भी देखे जा सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ये क्रोकोडाइल फाइंड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 अप्लाई टू। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 किस किस पर अप्लाई होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, यस दिस इज राइट। रिफर्बिशर्स, दिस इज राइट। रिसाइकलर्स, दिस इज राइट। पर कंज्यूमर, दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी।
2022 rules expanded the scope to cover every entity involved in manufacture, sale, transfer, purchase, refurbishing, and processing of e-waste. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? कौन कौन से प्लांट हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? अल्फाल्फा, दिस इज राइट. चिकपी, दिस इज राइट. क्लोवर, दिस इज राइट. ग्राउंडनट, दिस इज राइट. रेड क्लोवर, दिस इज राइट. स्पिनक, दिस इज रॉन्ग. स्टार्टिंग के जो 5 प्लांट हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए. 1 2 3 4 5. So let's discuss the detail of this question. Legumes. Nitrogen fixation is primarily done by plants in the legume family through a symbiotic relationship with rhizobium bacteria in their root nodules. नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशली लेगूम फैमिली के प्लांट्स के अंदर होता है बिकॉज इन प्लांट के जो रूट्स होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है. इंक्लूडेड अल्फाल्फा, चिकपी, क्लोवर, ग्राउंडनट, रेड क्लोवर आर ऑल legumes that fix nitrogen. Excluded spinach is a leafy green vegetable, not a legume, and does not have the biological mechanism to fix atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स नहीं कर सकता बिकॉज ये एक लीफी ग्रीन वेजिटेबल है. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन ग्लोबली. मीथेन को एमिट करने वाले ग्लोबली वेटलैंड लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है. दिस इज राइट. In wetlands, methane is produced by bacteria during the decomposition of organic matter in absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब कुछ बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस टाइम पीरियड में मीथेन प्रोड्यूस किया जाता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज सी, both 1 and 2. Statement 1 is correct. Natural wetlands such as marshes, swamps are indeed the single largest natural source of methane in the atmosphere, contributing significantly more than termites and oceans. नेचुरल वेटलैंड ये सिंगल लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए. टर्माइट्स एंड ओशन के कंपेयर में ये सिग्निफिकेंटली मीथेन एमिशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. मीथेन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू मेथनोजिसिस इन वाटर लॉर्ड सॉइल अनएरोबिक कंडीशंस. स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कॉल्ड मेथनोजिसिस break down organic matter, releasing methane as a byproduct. Question number 13. With reference to the Wildlife Protection Act 1972, amendment in 2022, consider the following statement. 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट नंबर 1, द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फॉर एनिमल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 4. एनिमल के लिए नंबर ऑफ शेड्यूल को रिड्यूस किया गया 2022 में. पहले 6 हुआ करते थे, अब यहाँ पर टोटल शेड्यूल अब 4 कर दिया. दिस इज राइट. शेड्यूल 1 प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू द स्पीसीज. दिस इज राइट बिकॉज शेड्यूल 1 जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन स्पीसीज को प्रोवाइड करता है. एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल सेकंड आर गिवन अ लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू शेड्यूल 1. दिस इज आल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 and 3. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is correct. The 2022 amendment in Wildlife Protection Act 1972 drastically streamlined the act. It reduced the previous 6 schedule to 4. Previous 6 schedule को 4 में यहाँ पर reduce किया गया. Schedule 1 highest production, Schedule 2 high production, Schedule 3 protected plant species, Schedule 4 specimen listed under sites. तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल 1 में है, हाई प्रोडक्शन शेड्यूल सेकंड में है एंड शेड्यूल 4 में यहाँ साइट्स के अंदर जो स्पीसीज मेंशन है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन है 1972 के अंदर उन्हीं स्पीसीज को शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन किया गया है. स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. दिस इज द कोर हायरार्की ऑफ WPA वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट. पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग लॉ रिलेटेड टू शेड्यूल 1 स्पीसीज आर मच मोर सीवर. शेड्यूल 1 के अंदर जो स्पीसीज हैं उनके प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोविजन किए गए, अगर कोई
इसका वायलेशन करता है, देन पनिशमेंट, सीवर पनिशमेंट इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज आर कंसिडर्ड ब्लू कार्बन सिंक? कौन कौन से इकोसिस्टम्स हैं जिन्हें हम ब्लू कार्बन सिंक कह सकते हैं? मैंग्रोव, यस दिस इज राइट। सॉल्ट मार्शेस, यस दिस इज राइट। सी ग्रास मेडो, दिस इज राइट। So correct answer is D, 1, 2, 3. Blue carbon. What is blue carbon? This term refers to the carbon capture by the world's ocean and coastal ecosystem. वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम के द्वारा जो कार्बन कैप्चर किया जाता है, इसके लिए ब्लू कार्बन टर्म का यूज किया जाता है। मैकेनिज्म, मैंग्रोव्स, salt marshes and sea grasses are incredibly efficient at sequestering carbon in their roots and the underlying soil. They can store up to 10 times more carbon per acre than terrestrial tropical forest. Question number 15. Consider the following statement regarding atmospheric dust. Atmospheric dust से related ये क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1, it can act as a cooling agent by reflecting sunlight back into space. एटमॉस्फेरिक डस्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये कूलिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं। दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। अर्थ की जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको ये एटमॉस्फेरिक डस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर को वार्म कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। When deposited on snow and ice, it accelerates melting by reducing the albedo. स्नो एंड आइस पर एटमॉस्फेरिक डस्ट जब डिपॉजिट हो जाते हैं, देन ये आइस एंड स्नो के मेल्टिंग का रीजन बन सकते हैं एंड एल्बिडो रिड्यूस करते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। Statement 1 and 2 are correct. Dust particles, aerosol, have a dual role. They reflect incoming solar radiation but can also trap heat, leaving the earth warming depending on their atmosphere composition and height. Statement 3 is correct. This is a major climate concern. The dust particle on white snow reduce the albedo. Albedo means reflectivity. बिकॉज ओशन एंड आइस के ऊपर जो सन का लाइट पड़ता है, मैक्सिमम लाइट वाइट स्नो रिफ्लेक्ट कर देती है, बट उस आइस या स्नो के अबव अगर एटमॉस्फेरिक डस्ट होगा तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा और इससे आइस मेल्ट होगा। इट मीन्स एल्बिडो यहाँ पर रिड्यूस होगा, कॉजिंग द स्नो टू एब्जॉर्ब मोर हीट एंड मेल्ट फास्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।